हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको एनडीए का एग्ज़ाम देना है, तो उनका जो फिजिक्स के लिए वीडियो हम बना रहे हैं उनका, ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए और एमसीक्यूज इसमें जो है वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, तो उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एमसीक्यू होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी होंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स और नेवी और एनडीए तीनों में ही बहुत हद तक आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है और वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे एक तो आपकी पूरी यूनिट रिवाइज हो जाएगी और एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं क्वेश्चंस, स्पेशली हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसमें कहता है कि पाथ तो चेंज हो जाता है लाइट का, बट मीडियम चेंज नहीं होता है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर डाइफ्रैक्शन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है। आगे बढ़ते हैं। इन रिफ्लेक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, कहता है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा। तो देखिए इसमें मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ये हमारा इसका नॉर्मल है, एन नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद कहता है इंसिडेंस भी इसी दिशा में है, इसी डायरेक्शन में है, तो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा हम नॉर्मल के साथ लेते हैं। ये मान लीजिए थीटा एंगल है, हमेशा किसके साथ लेते हैं हम, नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसी दिशा में है ये नॉर्मल इंसिडेंस, का मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज इक्वल टू डैश इनटू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो इसमें कहा गया है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आपको रिलेशन बताना है किसके साथ, फोकल लेंथ के साथ। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है, दो गुना होती है किसके, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। राइट, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, वो दो गुना होगी। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम कनकेव मिरर देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। ऑप्शन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द पोल, एट प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर देखिए कि इसने जो है ना क्वेश्चन किया है वो ये कहता है कि अगर इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ से रेज आ रही है तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो देखिए इसने मिरर दिया कॉनकेव, तो कोई भी अगर इन्फिनिटी से इमेज आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा वो कहाँ पर आकर मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस पर आकर वो मिलती हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आती है तो प्रिंसिपल फोकस पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इमेज का बनेगी, वो इन्फिनिटी पर बनेगी। इसका उल्टा है उस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। देखिए जब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो कहता है उसके अंदर इमेज कैसी बनेगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काम की बात है ये, कि देखिए जब भी हम बात करते हैं रियल के साथ हमेशा इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रियल के साथ इमेज कैसी बनती है, हमेशा ही इन्वर्टेड बनेगी। वर्चुअल के साथ हमेशा ही इरेक्ट बनेगी। अगर वर्चुअल है तो हमेशा सीधी होगी, अगर वास्तविक है तो हमेशा उल्टी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, यानी ऑप्शन सी रिजेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन बी रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर हमेशा इमेज कैसी बनेगी, उसके अंदर हमेशा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज गिवन बाय m इज इक्वल टू v, m इज इक्वल टू v अपॉन u, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u एंड m इज इक्वल टू v इंटू u। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा c। ठीक है, तो इससे हम मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लेंस की पूछी होती तो माइनस साइन नहीं आता यहाँ पर, बाकी फॉर्मूला यही था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इफ़ द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, मान लीजिए अगर जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, इमेज उल्टी बनी है, तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखिए अगर हमारी इमेज उल्टी है तो मैग्निफिकेशन कैसी हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज, जो कॉनकेव मिरर होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस इस साइड होता है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ दोनों की ही नेगेटिव होती है। ये बात ध्यान रख लेना, जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट भी कर दिया है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो या तो कन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। उम्मीद है याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डैश मिरर इज यूज डैश ड्राइवर मिरर्स, कौन से मिरर को हम ड्राइवर के मिरर के तौर पे यूज करते हैं। जैसे जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, ट्रक होते हैं, इनमें कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, प्लेन होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए कॉन्वेक्स होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखिए हमने इससे पहले किया था कि जो कॉन्वेक्स है वो हमेशा कैसी इमेज देता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देगा। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स है तो हमेशा कैसे देगा, एक तो सीधी इमेज देगा, दूसरा छोटी इमेज देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, लार्ज एरिया ये कवर कर पाता है, पीछे का जो है बहुत सारा एरिया हमें शीशे के अंदर दिख जाता है, ठीक है। अगर कॉनकेव होता तो यहाँ पर क्या होता कि कॉनकेव में क्या होता है, इमेज उल्टी बनती है। तो मान लीजिए पीछे से कोई गाड़ी आती है तो उसकी इमेज क्या बन जाती है, उल्टी बन जाती, तो उससे जो है दिक्कत होती है ड्राइवर को, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, कहता है फोकल लेंथ क्या होगी प्लेन मिरर की। देखिए कोई प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ 0 होगी, इन्फिनिटी होगी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्या होनी चाहिए, प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। चाहे क्या हो, प्लेन मिरर हो चाहे ग्लास स्लैब हो, दोनों के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ इमेज अफेक्ट द नेचर ऑफ इमेज, कहता है क्या साइज ऑफ इमेज जो है वो अफेक्ट करती है नेचर ऑफ इमेज को। ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज कभी भी अफेक्ट नहीं करता नेचर ऑफ इमेज को। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहाँ पर देखिए पाथ भी चेंज हो रहा है और मीडियम भी चेंज हो रहा है, तो उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है स्नेल्स लॉ जो है रिफ्रैक्शन का, उसके अकॉर्डिंग साइन आई इजकल टू कॉन्स्टेंट, म्यू अपॉन साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, म्यू इंटू साइन आई इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर डैश चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। कहता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है क्या चीज़ चेंज होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है, फेज ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो फेज बदलता है ना फ्रीक्वेंसी बदलती है, क्या बदलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या बदलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं। When light goes from one medium to another medium that doesn't change, मैंने अभी भी बताया कि क्या चेंज नहीं होगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और क्या चेंज नहीं होता, फेज चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रीक्वेंसी का करेक्ट आंसर रहेगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। फ्रॉम गोइंग रेयर टू डेंसर मीडियम, द लाइट, जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट जाती है तो लाइट क्या होगी, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, बैंड अवे द नॉर्मल, डजंट बैंड या नन ऑफ दीज। यानी बैंड जो, यानी बैंड का मतलब क्या, मुड़ती है, क्या वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी या फिर वो मुड़ेगी ही नहीं या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इज द करेक्ट आंसर। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। हाँ जब डेंसर से मान लीजिए रेयर में जाएगी तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, वो अवे जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर भागेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कहता है द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट ड्यू टू,
कहता है कि सन जो है हमें, सूर्य जो हमें उगने से 2 मिनट पहले तक पहले दिखाई दे जाता है, और उगने के बाद, छिपने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? रिफ्लेक्शन के कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण है, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिफ्रैक्शन, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, जो क्रिटिकल एंगल है डायमंड के लिए वो कितना है? 24.40 डिग्री, 34.40 डिग्री, 14.40 डिग्री या 44.40 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 24.40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन विच फिनोमिनन। कहता है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कंडीशन क्या होती है? इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, कहता है क्वेश्चन है कि जो हीरा है वो चमकता है किस फिनोमिना के कारण ऐसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है हीरा जो है शाइन करता है। आगे बढ़ते हैं। इन लेंसेज ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, लेंस में डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे? देखिए जब मिरर की बात करते हैं तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं? पोल से। ठीक है, पोल से। अब हम बात करें लेंसेज की, तो लेंस में कहाँ से मेजर किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से मेजर किए जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ओ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस की? पहले भी मैंने बताया, या तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो मान लीजिए कॉन्वेक्स आपका लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस हम मानते हैं, क्योंकि सारी रेज क्या होंगी? इस साइड आकर जो है इस पॉइंट से मिलेंगे, तो इस साइड है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से हम दूरी मापते हैं, तो ये राइट हैंड साइड आती है, राइट हैंड साइड का मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव हम मानकर चलते हैं। या तो कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, दोनों की पॉजिटिव होगी। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं किसकी? कॉनकेव लेंस की। तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी या इनफाइनाइट होगी। तो देखिए कॉनकेव लेंस की हम बात करें तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है? पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, कहता है कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्टेड बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने बताया था वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। रियल एंड इन्वर्टेड ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए आगे है रियल एंड इरेक्ट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचते हैं बी एंड डी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉनकेव लेंस को हम क्या, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, माफ कीजिएगा। कहता है कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज ऑल्सो कॉल्ड, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए लेंस है, जितनी भी हमारे पास रेज आती है ये कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट के ऊपर मिला देता है सभी को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों? हम मान लीजिए क्या हमारे पास कॉनकेव लेंस है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से जितनी रेज आएंगी सभी को फैला देगा। क्या कर देगा? फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, कहता पावर कैसा यूनिट क्या है? तो देखिए यहाँ पर पावर, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पावर ऑफ लेंस आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, क्योंकि पावर हमारे पास दो रहती हैं। एक तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के केस में है, वहाँ पर क्या रहती है? ऐसा यूनिट इसकी वोट है ना। अगर लेंस की बात करते हैं तो डायोप्टर, लेंस की बात करेंगे तो डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिएगा कि पावर ऑफ लेंस कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पूछता है तो डायोप्टर में मेजर करते हैं। रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कहता है जो पावर और फोकल लेंथ है लेंस की, उसमें रिलेशन क्या होता है? देखिए पावर जो होती है वो फोकल लेंथ की हमेशा क्या होती है? इनवर्सली। तो यानी 1/f इसका रिजल्ट है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ, फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पर मीटर में लेनी है, ये गलती मत कर देना। ठीक है, अगर आपके न्यूमेरिकल आता है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मिलती है तो आप उसको मीटर में चेंज करके फिर उसको जो है सोल्व कीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट इज,
मैंने बताया था आपको कि या तो प्लेन मिरर हो या प्लेन ग्लास प्लेट हो, फोकल लेंथ क्या रहेगी ऑलवेज, फोकल लेंथ ऑलवेज इनफाइनाइट रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट। अब पावर क्या रहेगी भाई प्लेन ग्लास प्लेट की, देखिए अभी अभी रिलेशन किया है, पावर इक्वल टू 1/f। तो तभी हमने कहा है कि इसकी तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो पावर क्या हो जाएगी लेंस की, इस केस में ग्लास प्लेट की, 0, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी जो है पावर क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहता है क्रिटिकल जो एंगल है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। ये बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या होता है, 1/sin c। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल के साथ भी इसका रिलेशन क्या होता है, पाया जाता है। तो इसका मतलब डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर क्रिटिकल एंगल। रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ प्रिज्म। कहता है एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ रिलेशन क्या है, डेल्टा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो डेल्टा इजकल टू ए, डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1, म्यू क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 अपॉन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, राइट। तो सी इसका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा इस यूनिट के अंदर आपको, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको एमसीक्यू या 1 मार्क्स में तो आएंगे ही आएंगे, इनडायरेक्टली आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो है आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। ये पूरी गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। तो इनको पूरे जितने मैंने 10 यूनिट के क्वेश्चंस बनाए हैं बिल्कुल सीक्वेंस में बनाए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। आप जब इनको पढ़ोगे तो पूरी यूनिट का रिविजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। This is the phenomenon of splitting of beam of white light into its constituent color on passing through prism। कहता है कि उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं और वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर के अंदर, तो उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भाई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कोई प्रिज्म है, इसमें से आप व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये क्या होगी 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, बट जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर विच कलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एंगल ऑफ डेविएशन, कहता है मैक्सिमम किस कलर के लिए रहता है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम किस कलर के लिए रहेगा, वोयलेट के लिए। किसके लिए रहेगा, वोयलेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर विच कलर। तो विबग्योर वाला फॉर्मूला है, अगर वोयलेट के लिए वी फॉर वोयलेट, अगर वोयलेट के लिए क्या है मैक्सिमम है, तो मिनिमम किसके लिए होगा, जो लास्ट में कौन है, रेड कलर। तो मिनिमम किसके लिए रहेगा, रेड कलर के लिए, राइट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट, आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इक्वल टू 0। क्या ये 0 होते दोनों के इक्वल, बिल्कुल 0 नहीं होंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट इज ग्रेटर देन फॉर रेड। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट इज लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ रेड, या फिर दोनों का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट होता है। तो 0 और इनफाइनाइट तो नहीं होगा, ऑप्शन बचते हैं बी और सी। तो बी या सी में से एक होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इन द डिस्पर्स्ड बीम विच कलर इज टेकन एज मीन कलर। जब हम डिस्पर्स्ड बीम की बात करते हैं तो मीन कलर हम किस कलर को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए येलो कलर को हम क्या करते हैं, मीन कलर के तौर पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए विबग्योर जो वर्ड है, विबग्योर के अंदर कितने कलर आते हैं, 7 कलर आते हैं। अगर हमें बीच वाला कोई कलर लेना हो तो देखिए हम कौन सा ले सकते हैं, बीच वाला कलर। तो यहाँ पर कहता है कि हम येलो को हम सिलेक्ट करते हैं एज मीन कलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड लाइट इज रिलेटेड विद एम्पलीट्यूड ऑफ स्केटर्ड लाइट। कहता है जो इंटेंसिटी है स्केटर्ड लाइट की वो एम्पलीट्यूड ऑफ स्केटर्ड लाइट से किस रिलेशन के साथ जो है रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड लाइट इज रिलेटेड विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी जो इंटेंसिटी स्केटर्ड लाइट की, ध्यान रखना स्केटर्ड लाइट की बात करें, कहता है वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई, किस रिलेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 4 ऑफ वेवलेंथ, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर 4 ऑफ वेवलेंथ।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए हमने सी, दो ऑप्शन सी में दे दिए, बाई मिस्टेक ऐसा हुआ, तो इसको डी कर लेना और ये ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, कहता है जो ब्लू कलर होता है स्काई का वो किस कारण से होता है, रिफ्लेक्शन के कारण से होता है, रिफ्रैक्शन के कारण से होता है, पोलराइजेशन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। तो देखिए ये किसने बताया था, डॉक्टर सीवी रमन ने इनके बारे में बताया था, और डॉक्टर सीवी रमन ने स्कैटरिंग के ऊपर खोज की थी, ठीक है, रिसर्च की थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। वाइट कलर ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू, जो हमें सफ़ेद कलर दिखता है भाई बादलों का, वो किसके कारण है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण या पोलराइजेशन के कारण। तो इसका अगेन स्कैटरिंग आंसर रहेगा। तो वाइट कलर जो है क्लाउड का बादलों का, स्कैटरिंग के कारण ही दिखता है। आगे बढ़ते हैं। इन प्राइमरी रेनबो देयर इज, कहता है प्राइमरी जो रेनबो होता है, दो प्रकार के रेनबो होते हैं भाई, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो कहता है प्राइमरी के अंदर क्या होता है, ऑप्शन है एक रिफ्रैक्शन, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो रिफ्रैक्शन या दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो रिफ्रैक्शन या एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर कहता है एक रिफ्रैक्शन दो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसको मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ड्रॉप है, तो यहाँ से लाइट एंटर करती है, तो लाइट एंटर करेगी, मीडियम चेंज होगा, तो रिफ्रैक्शन एक तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से जा करके, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गई है, ठीक है, तो यहाँ से फिर बाहर जाएगी, तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, तो रिफ्रैक्शन तो दो हो गए, दो तो क्या हो गए, दो हो गए हमारे पास रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, सिर्फ यहाँ पर हुआ, एक ही हुआ। तो प्राइमरी के अंदर एक ही होता है, क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा, दो रिफ्रैक्शन एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकेंडरी में क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपकी रे यहाँ से आई है, यहाँ गई, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ आ गई, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हुआ, फिर बाहर आ गई। तो देखिए दो तो रिफ्रैक्शन है, चार पॉइंट बन गए, दो तो रिफ्रैक्शन है, दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे। तो इसमें दो और दो, ठीक है, दो रिफ्रैक्शन दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच हैज़ लार्जर वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है भाई, लार्ज वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की, वॉयलेट की, येलो की, ब्लू की। तो इजी सा क्वेश्चन है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेड कलर का कम हो जाएगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड एट डैश ऑफ द रेटिना ऑफ, सॉरी आंसर ही बता दिया वैसे मैंने। द इमेज इज फॉर्म्ड एट डैश ऑफ द आई, कहता है इमेज कहाँ बनती है, आई के, आई देखिए ये आई हम मान लेते हैं, ये लेंस है, ठीक है, तो इमेज यहाँ बनती है, इसको बोलते हैं रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज आपकी बनती है, ठीक है। द लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आइज, कहता है लिस्ट डिस्टेंस क्या होगा डिस्टिंक्ट विजन का नॉर्मल आई के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर जोर दीजिएगा, ठीक है, 25 मीटर आपको ऑप्शन में मिल सकता है, बट 25 सेंटीमीटर होता है आंसर। द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट लाइंग नियर टू अस बट द फार ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, कहता है उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम आके, जिसमें हम पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट दूर की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, ठीक है, पास की वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। उस डिफेक्ट को क्या नाम दिया गया है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, मायोपिया, एस्टिमेटिज्म। तो इसको करेक्ट आंसर है मायोपिया। हम इसको क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, जिसमें पास के जो है हम वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका दूसरा नाम क्या है, नियर साइटनेस, यानी नियर साइटनेस का मतलब पास की वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं। टू करेक्ट द मायोपिक आई विच लेंस इज यूज्ड, कहता है अगर मायोपिक आई है, जिसको डिफेक्ट कैसा है मायोपिया का, उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव। बहुत से बच्चे ऐसे हैं भाई जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में उलझे हुए हैं, उनको याद नहीं रहता कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तरीका बता देता हूँ, कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो देखिए इसका फेस कैसा है, गुफा जैसा है। कॉनकेव, केव का मतलब क्या है, गुफा, ठीक है, याद करने का तरीका है जस्ट ये। कॉनकेव का मतलब क्या है, केव का मतलब गुफा, तो ये क्या है, गुफा जैसा होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तो कॉन्वेक्स इसका उल्टा है। कॉन्वेक्स अगर कॉनकेव याद कर लिया तो कॉन्वेक्स तो ये है हमारे पास, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में भी ऐसा ही होगा। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, ये देखिए गुफा जैसा है, ठीक है, ये इस साइड से क्या है, गुफा जैसा है, तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, इसको कॉनकेव लेंस बोलेंगे। उम्मीद है शायद अब आपको याद हो ही गया होगा। टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई विच लेंस इज यूज्ड, देखिए एक तो होता है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके अंदर उल्टा होता है। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है कि दूर की वस्तुएं सही दिखाई देती है,
पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं सही तरीके से। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अखबार पढ़ते हुए हम चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब उन्हें पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, बट दूर का देखते हुए वो चश्मा नहीं लगाते हैं, तो उनको कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे उसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से वो रिमूव हो सकता है। डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीज विद एज, कहता है उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं जिसमें क्या होता है, आई की जो अकोमोडेशन की पावर है, क्षमता है, वो घटती चली जाती है उम्र के साथ साथ। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिमेटिज्म, प्रेस बायोपिया। तो इसमें क्या बोलेंगे इसको? प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन घटती जाती है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कहता है सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर किस रिलेशन से दी जाती है? तो कहता है एम इक्वल टू डी। डी क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है यहाँ पर। एफ फोकल लेंथ है। एम इक्वल टू डी अपॉन एफ, एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, एम इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन एफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस आर इक्वल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं कि दोनों का साइज इक्वल होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है आईपीस से, या आईपीस लेंस बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव से। तो 3 ही ऑप्शन दिए हैं मैंने इसमें। ठीक है, तो इसका इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका सी, कि इसके अंदर क्या होता है, आईपीस लेंस क्या होगा? बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से। आईपीस लेंस क्या होगा? बड़ा होगा किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला छोटा रहता है। तो देखिए इसमें मैं आपको याद करवा देता हूं कि देखिए माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को छोटी वस्तुओं को दिखाना, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना। तो जो वस्तु के पास में होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर छोटी वस्तु है तो ऑब्जेक्टिव लेंस भी क्या है? छोटा है। कैसा है? छोटा है। और आईपीस कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखिए छोटी वस्तु के पास में कैसा लेंस? छोटा लेंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल क्या करता है? बड़ी वस्तुओं को दिखाता है, जैसे ग्रह को दिखाता है, प्लेनेट को दिखाता है। तो वस्तुओं के पास में कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है तो वस्तुएं कैसी हैं? बड़ी है, तो ऑब्जेक्टिव भी कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बड़ी वस्तुओं को देखना है तो बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऐसा करते हैं। अब कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बोथ लेंस आर कॉनकेव, वन लेंस इज कॉनकेव, वन इज कॉन्वेक्स, बोथ लेंस आर कॉन्वेक्स। तो देखिए दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। सी इज द करेक्ट आंसर। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय द रिलेशन एम इज इक्वल टू एम ई प्लस एम ओ। एम ई क्या है? यह है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। एम ओ है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सेकंड कहता है एम इज इक्वल टू एम ई क्रॉस एम ओ। थर्ड कहता है एम इज इक्वल टू एम ई माइनस एम ओ। फोर्थ कहता है एम इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम ओ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बी करेक्ट आंसर है। इसका प्रोडक्ट हो जाती है मैग्निफिकेशन की। बच्चों क्या हो जाती है? प्रोडक्ट हो जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी अभी बताया कि कौन सा लेंस, हाँ देखो लेंस दोनों ही कॉन्वेक्स होंगे। लेंस कौन से होंगे? चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या एस्ट्रोनॉमिकल हो, दोनों के अंदर लेंस कौन से होंगे? कॉन्वेक्स होंगे। कौन से होंगे? कॉन्वेक्स। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब कहता है जो मैग्नीफाइंग पावर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वो किस रिलेशन से दी जाती है? 4 रिलेशन है आपके पास, तो किस रिलेशन से वो दी जाएगी ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए 59 का क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज डैश इन नेचर। तो लाइट क्या है नेचर के अंदर? लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? तो देखिए लाइट का नेचर कैसा है स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्स है नेचर के अंदर। कैसा है? ट्रांसवर्स है नेचर के अंदर। ठीक है, तो लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम विच वाइब्रेट इन सेम फेज। कहता है उस कंटिन्यूस लोकस को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल के जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करते हैं। तो यानी कंटिन्यूस लोकस का मतलब क्या? कंटिन्यूस पाथ आप बोल सकते हो। तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ वेव फ्रंट में भी, अब कहता है जो वेव फ्रंट है उसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन या ऑल ऑफ दिस। देखिए इसमें डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है। अगर सोर्स पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल है, अगर सोर्स लीनियर है तो सिलेंड्रिकल है, अगर सोर्स पॉइंट चार्ज या लीनियर दोनों ही बट बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है तो क्या बनेगा? फिर उस केस में प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। यानी तीनों ही पॉसिबल है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। कहता है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ। कहता है हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्राइमरी वेव फ्रंट किसका काम करता है? किस फ्रेश सोर्स का काम करता है? सेकेंडरी वेवलेट के फ्रेश सोर्स का ये काम करता है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग वेव थ्योरी। कहता है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या वेव थ्योरी से प्रूव किए जा सकते हैं? बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग वेव थ्योरी, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही बात है। चाहे रिफ्लेक्शन का नियम हो चाहे रिफ्रैक्शन का नियम हो, दोनों वेव थ्योरी से प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये भी ट्रू है भाई।
आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। इसमें क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस जब मैं देख रहा था तो इसमें से 1 या 2 नंबर में पक्का आता ही आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये रिलेशन रहता है, ठीक है। आगे देखिए, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, कहता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हमेशा ही टाइम पीरियड के इक्वल रहता है, ठीक है। टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोहेरेंट सोर्स मस्ट एमिट द कंटिन्यूस लाइट वेव ऑफ, कहता है जो कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं उसे एमिट करना चाहिए कंटिन्यूस लाइट वेव, किस टाइप की, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फेज की, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, बिना सोचे समझे लगा दीजिएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी कोहेरेंट, क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्या है, फॉल्स है। ऐसा क्यों है, देखिए दो कोहेरेंट सोर्स अलग अलग हैं, सॉरी दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं अलग अलग हैं, तो जो दो इंडिपेंडेंट सोर्स से जो लाइट एमिट होती है वो कभी भी उनके अंदर फेज कांस्टेंट नहीं होगा, इसी कारण से दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। आगे है द कंडीशन फॉर ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंडीशन बतानी है ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी थी। एक्स इजकल टू 1 अपॉन एन लेमडा, एक्स इजकल टू 2 n - 1 लेमडा बाई 2, एक्स इजकल टू एन लेमडा, या एक्स इजकल टू 2 n + 1 लेमडा बाई 2। तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्या थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। तो डिस्ट्रक्टिव की क्या होगी भाई, 70 क्वेश्चन है भाई, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बताइए। तो देखिए ये तो हो नहीं सकती, ठीक है, अभी अभी हमने कहा कि सी तो हो नहीं सकता, ये तो ब्राइट की है। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक्स इजकल टू 2 n - 1 लेमडा बाई लेमडा, ये नहीं होगी। एक्स इजकल टू 2 n - 1 लेमडा बाई 2 ये हो जाएगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी नहीं होगा, तो बी क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, किससे दिया जाएगा, किस रिलेशन से, आर मैक्सिमम इजकल टू ए प्लस बी, ए और बी क्या है एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, आर मैक्सिमम इजकल टू ए इंटू बी, आर मैक्सिमम इजकल टू ए माइनस बी, या फिर आर इजकल टू ए डिवाइड बी। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव के अंदर ऐड हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होगा, समझ गए होंगे, डिस्ट्रक्टिव के अंदर माइनस हो जाएगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो इस केस में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। आगे बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ स्लिट इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहता है जो विड्थ है स्लिट की वो इंटेंसिटी के साथ किस रिलेशन से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के क्यूब के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, किसके, इंटेंसिटी के। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ए इसका करेक्ट आंसर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। विड्थ ऑफ स्लिट इज रिलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एज, तो कहता है विड्थ जो है स्लिट की वो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट के साथ किस प्रकार रिलेटेड है। देखिए अभी अभी हमने किया कि विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो विड्थ क्या होगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आंसर, बी करेक्ट आंसर है। 74 का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन इंटरफेरेंस ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, कहता है इंटरफेरेंस के अंदर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है क्या सभी की विड्थ इक्वल होती है। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, सभी की विड्थ क्या होगी भाई, इक्वल होगी। किस रिलेशन से दी जाती है, बीटा इजकल टू लेमडा डी अपॉन डी, इस रिलेशन से दी जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी की विड्थ इक्वल होती है। आगे बढ़ते हैं। इन इंटरफेरेंस ऑल ब्राइट फ्रिंज हैव सेम इंटेंसिटी, कहता है पहले हमने पूछा विड्थ, अब बात करते हैं इंटेंसिटी, क्या सभी की इंटेंसिटी सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, ये भी ट्रू रहेगा। 77 देखिए। द फिनोमिनन विच शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट, कहता है उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं जो वेव नेचर शो करता है। तो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही क्या करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं भाई, क्या करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को जो है ये शो करते हैं, ABC। तो इसका ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। कहता है डैश इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, कहता है उस फिनोमिना को क्या कहते हैं जिसमें क्या होता है लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भाई, डायफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्लिट में से हम गुजारते हैं तो कॉर्नर पर से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। द कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर nth सेकेंडरी मिनिमम इन डायफ्रैक्शन,
तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी मिनिमम की कंडीशन पूछी डायफ्रैक्शन में, तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन उल्टा होता है। जो कंडीशन इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए थी वो क्या हो जाएगी डायफ्रैक्शन में, किसके लिए हो जाएगी, वो हो जाएगी डार्क के लिए, ठीक है, या फिर मिनिमम के लिए। तो कंडीशन मिनिमम के लिए कौन सी हो जाएगी, 79 का ए, ठीक है, 79 का ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमम, मैंने कहा उल्टा है, तो मैक्सिमम के लिए कौन सी कंडीशन होगी, जो इंटरफेरेंस में मिनिमम के लिए थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम के लिए हो जाएगी। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 80 का डी करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पर, ठीक है। द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट इन डायफ्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स। जो सेंटर वाली जो क्या होती है फ्रिंज होती है वो ब्राइट होती है डायफ्रैक्शन में, ये बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही केसेस में चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डायफ्रैक्शन, सेंट्रल क्या रहेगी, ब्राइट रहेगी। द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द फ्रिंज आर सेम इन डायफ्रैक्शन, क्या इंटेंसिटी जो है फ्रिंज की डायफ्रैक्शन के अंदर सेम रहेगी, बिल्कुल सेम नहीं रहती है, ये बात गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में मान लीजिए इंटेंसिटी का जब ग्राफ बनाते हैं तो इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, वो कंटिन्यू क्या हो जाती है, घटती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है वो जीरो हो जाती है। तो सेंट्रल की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी थी, फिर सेकेंडरी जो है आपकी मैक्सिमा की वो कम होती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी घटती चली जाती है, सेम नहीं रहती। इन डोपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, इफ डेल्टा न्यू इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड, कहता है अगर डोपलर इफेक्ट ऑफ लाइट की बात करें, अगर डेल्टा न्यू पॉजिटिव है तो उसको कौन सी शिफ्ट कहते हैं, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, येलो शिफ्ट, पिंक शिफ्ट। तो देखिए डोपलर इफेक्ट में दो प्रकार की शिफ्ट होती है, एक तो रेड एक ब्लू। तो येलो और पिंक को तो भूल जाइए, तो इसको बोलते हैं ब्लू, क्या बोलते हैं, अगर डेल्टा न्यू पॉजिटिव है तो ब्लू शिफ्ट, अगर डेल्टा न्यू नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट, क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट। 84 का क्या हो जाएगा, रेड शिफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रीवेस्टर लॉ, कहता है ब्रीवेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आईपी क्या है, पोलराइजेशन एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो म्यू इक्वल टू साइन आईपी, म्यू इक्वल टू कोस आईपी, म्यू इक्वल टू टेंजेंट आईपी, म्यू इक्वल टू कोट आईपी। तो ब्रीवेस्टर एंगल कहता है भाई म्यू इक्वल टू टेंजेंट आईपी होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ब्रीवेस्टर लॉ। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत हेल्प करने वाले हैं। बाकी जो बची हुई डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, डब्ल्यू क्रूक या रोंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डब्ल्यू रोंगटन ने एक्सरे की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजे गए थे, किसने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन, जे चैडविक, रदरफोर्ड या रोंगटन। तो देखिए इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। द वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन, वर्क फंक्शन को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, कूलाम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या वोल्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड, कहता है उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं जिसमें हम मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाते हैं, तो उस फिनोमिनन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्योंकि एमिट कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। डैश इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम। कहता है कि मान लीजिए कोई मेटल है, उसके ऊपर अगर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, रेडिएशन फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या आता है, बाहर आता है सरफेस से, तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट के किस प्रॉपर्टी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर या नन ऑफ दिस। तो इसमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो एनर्जी का रिलेशन है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो एनर्जी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कहता है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस प्रॉपर्टी के, इंसिडेंट लाइट की, फ्रीक्वेंसी के, इंटेंसिटी के, डिस्टेंस के, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, इंटेंसिटी के। आपने ग्राफ भी अगर बनाया होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और इंटेंसिटी का, तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी इंटेंसिटी है इस साइड, ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी है और यहाँ करंट है। तो ग्राफ कैसा आया था, एक स्ट्रेट लाइन आया था, कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है,
फाई नोट यानी वर्क फंक्शन जो है आपका एच इंटू म्यू माइनस म्यू नोट एच इजकल टू एच एन एच न्यू, या फिर काइनेटिक एनर्जी इजकल टू एच न्यू प्लस न्यू नोट, या काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी जो है एच न्यू माइनस न्यू नोट। कौन सा इसका करेक्ट रिलेशन रहेगा? तो देखिए आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है ये डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो इस रिलेशन के इक्वल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल एट एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहता है जो इलेक्ट्रॉन है मेटल की सरफेस से क्या हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर एमिट हो जाएगा? कोई भी फ्रीक्वेंसी दे और वो एमिट हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने कहा कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या फिर आप बोलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या कम से कम इक्वल तो होनी चाहिए, तभी एमिट होगा, अदरवाइज एमिट नहीं होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट। कहता है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो वेव नेचर को शो करता है लाइट के। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। क्या करता है? पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो वेव नेचर को शो कौन करता है? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे वेव नेचर को शो करते हैं। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स। तो देखिए लाइट किससे बनी होती है? फोटॉन्स से बनी होती है। क्या होती है? फोटॉन्स। डी इसका करेक्ट आंसर है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द रिलेशन। तो एनर्जी जो है फोटोन की वो किस रिलेशन से जो है कैलकुलेट की जाती है? तो E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने इस इक्वेशन को दिया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 12th का। आगे बढ़ते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू P इजकल टू एच न्यू, P इजकल टू एच अपॉन लेमडा, P इजकल टू एच, P इजकल टू एम सी। तो मोमेंटम किससे देंगे भाई? P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा से। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। कहता है जो फोटोन है उसका रेस्ट मास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वेयर, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वेयर, 0 या इन्फिनिटी। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 ऑलवेज। क्या रहेगा? 0 रहेगा रेस्ट मास किसका? फोटोन का। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन फोटोन इज। जो फोटोन है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, हैव नो चार्ज यानी कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फोटोन के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोटोन आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन कोलिजन। कहता है कि जो नंबर ऑफ फोटोन होते हैं क्या वो कंजर्व रहते हैं कोलिजन के अंदर? ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ फोटोन आर ऑलवेज कंजर्व। तो ये बात सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। कंजर्व नहीं होते, इनकी संख्या चेंज हो सकती है। तो फॉल्स है। स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। ठीक है, संख्या चेंज हो सकती है। रेडिएशन प्रोसेस, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ दीज। तो जो रेडिएशंस होती हैं उनका कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है? दोनों ही होते हैं, कोई नहीं होता। तो इनके दोनों ही नेचर होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन एक टाइम में एक नेचर शो करते हैं, या वेव नेचर या पार्टिकल नेचर। एक टाइम में एक, बट दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिनोमिनन विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज। कहता है वो फिनोमिना जो पार्टिकल नेचर को शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए दोनों ही क्या करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों ही पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। फिनोमिनन विच शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट। कहता है उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं जो उस फिनोमिनन का एग्जाम्पल देना है जो क्या करना है, क्या करता है? वेव नेचर को शो करता है लाइट के। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तीनों ही वेव नेचर के एग्जाम्पल हैं। द फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ रेडिएशन आर। कहता है वो फिनोमिना जो दोनों ही नेचर से जो है प्रूव किए जा सकते हैं, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन से भी और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से, दोनों से प्रूव कर सकते हैं। उनका एग्जाम्पल देना है आपको। क्या रिफ्लेक्शन है वो, क्या रिफ्रैक्शन है, या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है, या ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही फिनोमिना हमारे ऐसे हैं जो दोनों ही थ्योरीज से हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर रहेगा भाई। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ is given by the relation lambda is equal to p, lambda is equal to h by p, lambda is equal to h या lambda is equal to h square p square। तो b इसका करेक्ट आंसर रहेगा lambda is equal to h upon p। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है डी ब्रोगली वेव्स? बिल्कुल नहीं है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट ये। तो 22 की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से करना है। तो इसमें कहा गया है कि जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, वो पोटेंशियल डिफरेंस से किस रिलेशन से रिलेटेड है? लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन वी
एंगस्ट्रॉम में है ये सारे, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1.227 अपॉन वी, या फिर लैम्डा इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी, ठीक है। ये लैम्डा इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाई अंडर रूट वी, तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है, तो ये बात ध्यान रखनी, रिलेशन को ध्यान रखना, 12.227 डिवाइड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेरिमेंटली शोन बाय, कहता वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली किसने जो है शो किया था? तो ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉन्गटन, या जर्मन एंड डेविसन, या जेम्स चैडविक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जर्मन एंड डेविसन। तो इन्होंने क्या किया था? इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वेव नेचर ऑफ लाइट के, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि इनमें क्या था, जो इसकी ग्राफ आया था ना, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक्सरे की तरह ग्राफ आया था। इसका मतलब एक्सरे क्या है? हमारे पास वेव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और एक्सरे का दोनों का ग्राफ सेम आया है, तो मतलब दोनों का बिहेव सेम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या किसकी तरह बिहेव कर सकता है? वेव नेचर की तरह ही बिहेव कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो जर्मन एंड डेविसन ने रिप्रेजेंट किया था। आगे बात करते हैं, नॉन मेटल में शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहता है नॉन मेटल शो कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या ये शो कर सकते हैं नॉन मेटल? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, नॉन मेटल भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपके जो है ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, ठीक है। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय, जो वाटरमेलन मॉडल है एटम का, वो किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो वाटरमेलन मॉडल था स्टूडेंट्स, वो जे थॉमसन ने दिया था, तो इसका बी करेक्ट आंसर होएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, सोमरफील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं, द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर वो कितना होता है? क्या वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहता है, या 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेगा, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहेगा, या 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन? अभी हमने बताया कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन के 2 गुना चार्ज होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर 2 गुना चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन की तुलना में। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ लिथियम, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। तो जो अल्फा पार्टिकल है किसके इक्विवेलेंट है? वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के इक्विवेलेंट है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। आगे देखते हैं, रदरफोर्ड एक्सरे एक्सपेरिमेंट द फॉइल ऑफ, कहते हैं रदरफोर्ड एक्सरे एक्सपेरिमेंट में जो फॉइल यूज़ की गई थी वो कौन सी थी? आयरन की थी, कॉपर की बनी हुई थी, प्लेटिनम की थी, या गोल्ड की थी? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, गोल्ड की थी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, गोल्ड की जो मेलेबिलिटी होती है, जिसको हम आघात वर्ध्यता कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होती है, उसको पतली से पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। आगे है लाइमन सीरीज लाइज इन, कहता है लाइमन सीरीज कौन से रीजन के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो जो लाइमन सीरीज है इसमें रीजन पूछा गया है, यूवी रीजन में, या फिर आपका विजिबल रीजन के अंदर, या फिर इंफ्रारेड के अंदर, या नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर क्या करती है, ये यूवी रीजन के अंदर लाई करती है, ठीक है। लाइमन सीरीज किस में लाई करेगी? यूवी रीजन में। उसके बाद बाल्मर सीरीज लाइज इन द रीजन ऑफ एच स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज कहता है कि कौन से रीजन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करती है? यूवी रीजन में, विजिबल में, इंफ्रारेड में, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये किस में करती है? ये करेगी आपकी विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा? विजिबल रीजन, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो लाइमन तो करती है यूवी के अंदर, बाल्मर करती है किसके अंदर? विजिबल के अंदर। बाकी जितनी सीरीज है आपकी पी फंड बचती है, ब्रैकेट बचती है, या पासन सीरीज बचती है, ये सारी तीनों के तीनों किस में करेंगे? IR में करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आसान से करके उसको बता दिया है। लाइमर और बाल्मर को छोड़ दीजिए, बाकी जो तीनों किस में करेंगे? इंफ्रारेड में। आगे क्वेश्चन मैंने बता भी दिया है आपको, विच सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ एच स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड रीजन के एच स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज लाई करती है? पाशन, ब्रैकेट, पीफन सीरीज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, तीनों ही IR रीजन के अंदर लाई करेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कहता है जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट के अंदर जब रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंट क्वांटाइज्ड होता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। आपने इसका रिजल्ट भी किया होगा, mvr = NH/2π। तो ठीक है, तो ये क्वांटाइज्ड है, फिक्स है।
रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट आर इन द रेशियो, जो रेडियाई है स्टेशनरी ऑर्बिट की, कहता हो किस रेशियो में होती है। रेडियाई का मतलब ये है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसके बाहर ये सेकंड ऑर्बिट, तो इन रेडियस का जो आपको रेशियो बताना है कि इन रेडियस का रेशियो किस जो है रेशियो में होता है ऑर्बिट्स का। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, सेकंड की कितनी, किस रेशियो में लाई करते हैं। तो 1:2:2:3, उसके बाद 1 का स्क्वायर रेशियो, 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर। तो यानी इसमें आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, तो स्क्वायर के रेशियो में ये रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो रेडियस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। ठीक है, इस रिलेशन से हम इसको कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिटेज, टोटल एनर्जी बतानी है आपको इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, जीरो रहेगी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है नेगेटिव। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और नेगेटिव एनर्जी क्या शो करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, बाउंड स्टेट में है, बंधा हुआ है वो। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको बतानी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट, कौन से एटम में, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, पहला कक्ष होता है, उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन ए है 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है -10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए अभी अभी हमने कहा था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में होगी, तो ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी, इसको तो रिजेक्ट कर दीजिए, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो इसमें क्या होता है, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किस रिलेशन से हम इसको देते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या रहता है, 1 रहता है, तो इसको आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर आ जाएगा। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बचेगा, -13.6। और किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ना कि जूल में। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है एग्जाम्स के अंदर। अब की बार पूछा आयनाइजेशन एनर्जी, ना कि टोटल एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो प्लस के अंदर होती है, पॉजिटिव होती है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव लेते हैं कि अब वो बाउंड स्टेट में नहीं, बंधा हुआ नहीं है, वो छोड़ चुका है उस ऑर्बिट को, इसलिए पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 13.6, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। बहुत से बच्चे नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पूछा क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है। अगर यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लेता तो यहाँ पर वोल्ट में आ जाता, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी पूछता तो नेगेटिव में आती। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज, तो कहता है सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होएगी भाई, सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होगी। पहली बात तो कंफर्म है कि नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी पूछी है, तो आप पॉजिटिव वालों को तो पहले ही एलिमिनेट कर दिए, 2 बचते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट की है, तो सेकंड ऑर्बिट की कौन सी बचती है, डी। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1। क्या ये बात सही है कि जो बोर थ्योरी है वो 1 एटॉमिक नंबर से ग्रेटर देन वाले जो एलिमेंट है उसके लिए भी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन करती है, बाकी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये इसकी लिमिटेशन थी, कमियां थी। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो मैंने पहले भी बताया था। अब पूछा आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल पूछा तो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, 17 का। इसका ऑप्शन है सी, कितना होगा सी, 13.6 वोल्ट के अंदर। किसके अंदर, वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो पोटेंशियल वोल्ट में मेजर किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर द सेम एज दोज ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, कहता है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिसके डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ किसके डायमेंशन मिलते हैं, कौन सी क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क या फोर्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंगुलर मोमेंटम है, उसके डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मैच करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिडबर्ग कांस्टेंट को किस में मेजर किया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन रहेगा सी। तो मीटर इनवर्स के अंदर हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ, तो साइज बताना है कि एटॉमिक न्यूक्लियस का पूछा है यहाँ पर, किस ऑर्डर का होता है। 10⁻10 मीटर, 10⁻11 मीटर, 10⁻13 मीटर या 10⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस की पूछा है, तो न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है 10⁻15 मीटर। अगर 10⁻15 नहीं, ऑप्शन में 10⁻14 भी मिल सकता है, तो 10⁻14 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है,
तो नियरली 1 फर्मी हम इसको मानते हैं। द साइज ऑफ एटम इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूक्लियस का पूछा था, अब पूरे एटम का साइज पूछा है, किस ऑर्डर का होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻11 मीटर, 10⁻13 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, 10⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के साइज का हम इसको मानकर चलते हैं कि एटम का साइज रहता है। एटॉमिक मास यूनिट इजकल टू डैश MeV, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने MeV के इक्वल होती है। 731, 831, 931 या 631 MeV। सी इसका करेक्ट आंसर है, 931 MeV के इक्वल होती है 1 AMU। आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने जो है खोज की थी न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या नील्स बोर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की थी, नील्स बोर ने मॉडल दिया था, तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, 1932 में जो है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली सेम फॉर ऑल एलिमेंट, क्या ये बात सही है कि जो डेंसिटी होती है सभी एलिमेंट्स की, सभी एटम्स की, वो नियरली सेम रहती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इनकी डेंसिटी का जो ऑर्डर है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका ऑर्डर रहता है, तो नियरली सभी की क्या रहती है, सेम रहती है। बात बिल्कुल सही है। द आइसोटोप ऑफ कार्बन इज, आपको बताना कार्बन का आइसोटोप कौन सा है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 या ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दिस इसके क्या हैं, आइसोटोप, तीनों ही इसके आइसोटोप हैं। आइसोटोन है वो, तो आइसोटोन के क्या होते हैं, आइसोटोन कौन से एलिमेंट होते हैं, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए एक होता है आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है। एक होता है आइसोटोन, आइसोटोन टोन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है। तो यहाँ पर जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोटॉन को। P को रिप्लेस कर दें तो क्या बन गया, आइसोटोन। N में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम 4, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस एलिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा है, आयरन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए या सोडियम के लिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होती है ये, 8.8 MeV पर न्यूक्लियन। ठीक है, 8.8 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इसकी वैल्यू रहती है। द लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज इज इन, कहता है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ट्रिमेंडस एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो एनर्जी होती है, तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना न्यूक्लियर जो फोर्सेज होते हैं क्या वो लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं, तो बिल्कुल गलत है भैया, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, ना कि लॉन्ग रेंज। ठीक है, कम डिस्टेंस तक वो लगते हैं, तो फॉल्स है। द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड नन ऑफ दिस। जो बीटा पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, उनको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो बीटा पार्टिकल के ऊपर भी क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिनन रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिनन था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, हेनरी बेकरेल, मैडम क्यूरी, फर्मी, हाइजेनबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है हेनरी बेकरेल। तो जो हेनरी बेकरेल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको जो है खोज की थी। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी मैंने बताया बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो चार्ज और मास दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के इक्वल। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द गामा रेज हैव डैश चार्ज, गामा रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज, बोथ ए एंड बी। तो जो गामा रेज हैं भाई इनको बोलते हैं फोटोन। क्या है ये, फोटोन्स हैं एक टाइप से। तो फोटोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्या होगा, कोई चार्ज ही नहीं होगा, नो चार्ज। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द रेस्ट मास ऑफ गामा रे फोटोन इज, रेस्ट मास बताना है गामा रे फोटोन का कितना होता है। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन का होता है। 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, नहीं ये भी नहीं होता। 1.5 × 10⁻24 किलोग्राम, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, जीरो होगा भाई, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास क्या है, जीरो। तो गामा रे क्या है, फोटोन, तो इनका रेस्ट मास क्या हो जाएगा, जीरो। आगे बढ़ते हैं। गामा रेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रू और फॉल्स। गामा रे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है, ट्रू है इसका। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय EM वेव्स, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा क्या डिफ्लेक्ट की जाएंगी। अभी हमने कहा कि गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होगा तो वो EM वेव के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं की जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, टी क्या है यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम, तो इनका रिलेशन बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है टी इजकल टू 0.693 लैम्डा, ऑप्शन बी लैम्डा इजकल टू 0.693 टी, ऑप्शन सी है टी इजकल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, ऑप्शन डी है टी स्क्वायर इजकल टू 0.693 इंटू लैम्डा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द फिनोमिनन रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ये अगेन रिपीट हो गया है। 38 क्वेश्चन देखिए चलिए। द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज रिलेटेड विद डिके कांस्टेंट, जो एवरेज लाइफ जिसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं वो रेडियो एक्टिव जो डिके कांस्टेंट है वो किस रिलेशन के साथ जो है ये होते हैं? तो टाउ इजकल टू लैम्डा, टो इजकल टू लैम्डा स्क्वायर, टो इजकल टू लैम्डा क्यूब या टो इजकल टू लैम्डा इनवर्स। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों क्या होते हैं? ऐसे इस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इनवर्स में आ जाएगा। द रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन, रेडियो एक्टिविटी को किस में मेजर किया जाता है? क्यूरी में, बैकरिल में, रदरफोर्ड में या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसमें तीनों में ही इसको हम मेजर करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा, क्योंकि तीनों ने अपना योगदान दिया था रेडियो एक्टिविटी में, तो इसलिए हम तीनों में ही इसको मेजर कर लेते हैं। 1 बैकरिल इज इक्वल टू डैश डिके पर सेकंड, 1 बैकरिल कितने डिके पर सेकंड के इक्वल होता है? 1 डिके, 10⁻⁻1, 10⁻³ या 10⁻⁻3। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 बैकरिल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकंड। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू डैश डिके पर सेकंड। अब 1 रदरफोर्ड कितने डिके पर सेकंड के इक्वल होता है भाई? 10⁻⁻1, 10⁻³ 10⁻⁶ या 10⁻�7। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। ठीक है, तो सी 10⁻�6 जो है डिके पर सेकंड के इक्वल होता है 1 रदरफोर्ड। इन अल्फा डिके आपको रिएक्शन दे रखी है अल्फा डिके के अंदर कि कोई एटम है वो जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल है उसमें आपको बताना है डैश की जगह, यानी जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इसकी जगह क्या आना चाहिए? हाइड्रोजन आना चाहिए, हीलियम आना चाहिए, या हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम या ट्रिटियम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, क्या रहेगा? बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप है ना इसका जो है चार्ज कंजर्व करवा के देख लिया करो कि चार्ज कंजर्व होता है कि नहीं, या फिर आप इसका जो ऊपर ये दे रखा है एटॉमिक मास, ये भी आप कंजर्व करवा के देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो ये किसकी है? बीटा डिके की है भाई ये रिएक्शन। अब बीटा डिके की है तो आपको जो है इसमें कौन सा जो है ऑप्शन होएगा इसमें? तो देखो इसमें चार्ज कंजर्व करवा के देख लीजिए कि यहाँ पर चार्ज कितना है Z, यहाँ पर कितना है Z+1, हमें टोटल चार्ज कितना चाहिए Z। तो इसमें क्या ऐड कर दूँ मैं? अगर -1 ऐड कर दूँ तो Z नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं तो इसमें क्या रहेगा? ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि अगर मान लो इसमें ये है तो A+1 क्या हो जाएगा? A+1 हो जाएगा, जो कि कंजर्व नहीं है, तो इसका में सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गामा डिके, अब गामा डिके के अंदर देखिए यहाँ पर डैश जो है इसमें क्या आएगा? ठीक है, गामा डिके के अंदर क्या मास चेंज होता है? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, गामा के अंदर मास चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ना एटॉमिक नंबर इसका चेंज होएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, क्या ये बात सही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चार्ज कंजर्व रहता है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू है ये। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उसमें चार्ज कंजर्व है। आगे बात करते हैं। इन न्यूक्लियर फिजन स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस। न्यूक्लियर फिजन में कहता है स्प्लिटिंग होती है किसकी? हैवी न्यूक्लियस की, 2 या 2 से अधिक लाइट न्यूक्लियाई में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है भाई। न्यूक्लियर फिजन के अंदर स्प्लिटिंग होती है, टूटते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम किस में टूट गया? बेरियम और क्रिप्टॉन में। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। चेन रिएक्शन है, कहता है यूरेनियम के साथ हमने क्या टकराया है? न्यूट्रॉन को। तो यहाँ पर आपके पास एक तो बेरियम बना है, क्रिप्टॉन बना है, डैश प्लस क्यू, क्यू यानी एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है? डैश की जगह क्या आएगा? खाली स्थान फिल करना है आपको। न्यूट्रॉन आएंगे, कितने न्यूट्रॉन आएंगे? यानी 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन या 4 न्यूट्रॉन। तो इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट एट लो टेम्परेचर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कहता है लो टेम्परेचर के ऊपर कूलेंट कौन से हम इसको कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, लो टेम्परेचर की बात कर रहा है, वाटर को, हैवी वाटर को, बोथ ए एंड बी, या लिक्विड नाइट्रोजन को। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, वाटर और हैवी वाटर दोनों को ही हम यूज़ करते हैं। विच कूलेंट इज़ यूज्ड एट हाई टेम्परेचर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर हाई टेम्परेचर हो तो कौन सा कूलेंट हम इसमें यूज़ करेंगे? हैवी वाटर,
लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम या लिक्विड सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लिक्विड सोडियम। तो लिक्विड सोडियम को एज ए कूलेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर। बट आगे बढ़ते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे किसको इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम को, यूरेनियम को, मैग्नीशियम को, लिथियम को। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। तो यूरेनियम को एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं किसके अंदर भाई? रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। डिस्कवर्ड बाय, कहता है वैक्यूम ट्यूब्स किसने डिस्कवर किए? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, सोकले ने, बिडन ने या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो वैक्यूम ट्यूब्स की जब हम बात करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब्स की खोज की थी जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इन वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ट्रू और फॉल्स। वैक्यूम ट्यूब में क्या इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में फ्लो करते हैं? बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये बात क्या है? ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है सेमी कंडक्टर हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, कहता है वो क्या इन बिटवीन है कंडक्टर और इंसुलेटर के? बिल्कुल सही बात है, वो इन बिटवीन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आगे अनदर स्टेटमेंट कहता है वैलेंस बैंड इज ऑलवेज रिमेन्स एम्प्टी। क्या वैलेंस बैंड हमेशा खाली रहता है? तो ये बात गलत है भाई, हमेशा खाली नहीं रहता है वो, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड रिमेन्स ऑलवेज फिल्ड। क्या कंडक्शन बैंड हमेशा भरा हुआ रहता है? क्या हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऐसा नहीं है, कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द एनर्जी बैंड गैप, कहता है इन सेमीकंडक्टर इज, एनर्जी बैंड गैप बताना है सेमीकंडक्टर में कितना होता है? Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0, या इन बिटवीन 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ग्रेटर देन 6 वोल्ट। देखिए इसमें अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा है तो इंसुलेटर बन गया, 0 है तो कंडक्टर बन गया, ग्रेटर देन 6 वोल्ट अगेन इंसुलेटर। तो करेक्ट आंसर है सी। तो ये 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है। उसके बाद द एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज, तो एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए कितना रहता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए रहेगा भी 0.272 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट वैल्यू है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज, कहता है सिलिकॉन के लिए कितना रहेगा? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1। तो देखिए जो सिलिकॉन होता है इसके लिए रहता है भाई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इनका अगर आप जर्मेनियम और सिलिकॉन में कंफ्यूज हो रहे तो आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए सिलिकॉन को आप लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, सिलिकॉन को लिख लेते हैं। तो देखिए आई है इसकी जगह आप लिख दिए 1, ये आई है इसकी जगह भी लिख देते हैं 1, और दोनों के बीच में लगा देते हैं पॉइंट। तो सिलिकॉन में कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल होते हैं? ये स्टेटमेंट बतानी ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है भाई ये स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों इक्वल रहते हैं संख्या उनकी। होल इज कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ, होल को हम किसकी सीट मानकर चलते हैं? पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, या दोनों की, या नन ऑफ दिस की। देखिए होल होता है उसके ऊपर मानकर चलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज की सीट मानकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है विन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ने से जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ेगी या घटेगी? नन ऑफ दिस। देखिए कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के केस में तापमान के साथ बढ़ती है, क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। अगर बात करते हैं आप कंडक्टर सिर्फ कंडक्टर की तो उस केस में घट जाती है कंडक्टिविटी, बट यहाँ सेमीकंडक्टर तो बढ़ेगी, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कहता है ऑन डोपिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग करने से कंडक्टिविटी क्या होगी भाई सेमीकंडक्टर की? घटेगी या बढ़ेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? तो इसमें कहता है डोपिंग जो हम करते हैं भाई वो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही करते हैं, तो इसलिए डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। कहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, जो एन टाइप होता है उसके अंदर क्या होल की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है होल से, या दोनों की संख्या 0 है, यानी होते ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं हमेशा होल की तुलना में, कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं। कहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में यानी पॉजिटिव जो चार्ज रहता है उसके ऊपर नेट, तो उसमें क्या होल की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, या दोनों की संख्या बराबर है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज़्यादा है, या दोनों की संख्या 0 है, यानी होते ही नहीं है। तो देखिए पी टाइप के अंदर होल की संख्या ज़्यादा होती है भाई, ए इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में होल की संख्या ज़्यादा होती है। होल एज हायर मोबिलिटी देन इलेक्ट्रॉन, कहता है क्या होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है? स्टेटमेंट है भी ट्रू है। इसने कहा ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हल्के होते हैं, होल्स क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो कौन फास्टली मूव कर सकता है? जो हल्का होगा। हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स।
होल की मोबिलिटी ज़्यादा नहीं होती इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रहेगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, कहता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, तो देखिए अगर पी टाइप है तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अगर एन टाइप है तो एन टाइप में क्या होंगे, होल्स, कौन होंगे, होल्स, ठीक है, होल्स हो जाएंगे एन टाइप में। कहता है एट विच टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, कहता है किस तापमान के ऊपर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कहता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ऑप्शन है 273 केल्विन, 300 केल्विन, 200 केल्विन, 0 केल्विन। तो देखिए जो 0 केल्विन होता है उसके ऊपर इंसुलेटर जो है सॉरी इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीज हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह रुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऑन इंक्रीजिंग डोपिंग, कहता डोपिंग बढ़ाने से द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा, घटेगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर आप डोपिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है एनर्जी गैप घटाने के लिए ही करते हैं, तो एनर्जी गैप घट जाता है, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, एनर्जी गैप घट जाता है। अगला क्वेश्चन, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी रीजन, तो पी रीजन की बात करते हैं, पी एन जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर पी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एन में कौन होगा, होल्स होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन। पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम इज, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जर्मेनियम के लिए कितनी रहती है 300 केल्विन पर या 27 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए है 0.1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.7 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1 वोल्ट, या ऑप्शन डी है 0.3 वोल्ट। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, 0.3 रहती है भाई जर्मेनियम के लिए, ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहेगी। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज, कहता है सिलिकॉन के लिए कितनी होगी इस तापमान पर, 1 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट या 1.1 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगी, 0.7 वोल्ट रहेगी, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। अभी याद करवा देता हूँ आपको, जर्मेनियम और सिलिकॉन में फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि जर्मेनियम के 0.3 होते हैं और सिलिकॉन के 0.7। इसके आप अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो 0.7 वोल्ट, ठीक है, सिलिकॉन में 7 है तो आप लिख लीजिए 0.7 वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल बैरियर रहता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस में कहता है जो रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन का वो घटेगा या मीन्स लो होगा, हाई होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए जीरो होने का तो मतलब ही नहीं है, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब सुपर कंडक्टर बन गया, वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, बट करंट तो फ्लो करता है। अब बचते हैं हाई और लो, तो इसमें क्या होता है पीएन जंक्शन में लो होता है रेजिस्टेंस। ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, करंट एकदम बढ़ जाता है, शार्पली इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, वहाँ पर घट गया ना, तो लो रेजिस्टेंस होता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, कहता है रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ करते हैं भाई, डीसी को एसी में बदलने के लिए। डीसी क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट करंट, कहता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए इसको यूज़ करते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर करंट को वोल्टेज में बदलने के लिए यूज़ करते हैं, या वोल्टेज को करंट में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, हम रेक्टिफायर से एसी से किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में, ठीक है, तो एसी से डीसी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर की हेल्प से। अब कहता है रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, कहता है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव जिसमें एक ही डायोड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए रिपल फैक्टर कितना होगा। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.21, 0.48, 1.21 या 1.48। देखिए इसमें होगा हमारा 1.21, कितना होगा 1.21 हमारा रिपल फैक्टर रहेगा, किस केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद कहता है रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, कहता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0.21, 0.48, 3.27 या 2.21। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर घट जाता है, घटकर कितना हो जाता है 0.48, कितना हो जाता है 1.21 से घटकर 0.48 हो जाता है, तो 48 इसकी वैल्यू रहेगी 0.48। पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड इन एम्पलीफायर, कहता है क्या पीएन जंक्शन को एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता भाई, एम्पलीफायर के तौर पे ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे, तो फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जिनर डायोड इज यूज टू, जिनर डायोड को हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द करंट, इंक्रीज द वोल्टेज, टू रेगुलेट द वोल्टेज, डिक्रीज द वोल्टेज। कहता है जिनर डायोड को हम किस लिए यूज़ करते हैं भाई, जिनर डायोड को वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, ना घटाने के लिए ना बढ़ाने के लिए, सिर्फ रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट करने का मतलब क्या, देखिए हमें मान लो वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट, कितनी चाहिए 5, हमें आउटपुट में कभी तो 4.8 मिल रही है, कभी मान लो आपको 5.5 मिल रही है, कभी 4.5 मिल रही है। आप जिनर डायोड का यूज़ करके 5 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी फिक्स हो गई, रेगुलेट हो गई।
तो जीनर डायोड रेगुलेट करती है वोल्टेज को। जीनर डायोड मस्ट बी इन रिवर्स बायस, कहता है क्या जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोटो डायोड इज़ यूज्ड अंडर फॉरवर्ड बायस, कहता है फोटो डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, हम इसको किस में करेंगे? रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, फोटो डायोड को भी और जीनर डायोड को भी। लाइट एमिटिंग डायोड इज़ यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, जो एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड होती है, क्या उसको फॉरवर्ड बायस में ही हम यूज़ करते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही यूज़ करते हैं, रिवर्स में करेंगे तो जल जाती है वो। इन ट्रांजिस्टर emitter is heavily doped, lightly doped, moderately doped, no doping is done। कहता है जो ट्रांजिस्टर उसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक एमिटर, एक कलेक्टर, एक बेस। कहता है एमिटर में जो डोपिंग होती है वो कौन सी होती है? हैवी डोपिंग होती है, लाइट डोपिंग होती है, या फिर मॉडरेटली होती है? तो हैवीली डोप्ड होता है भाई। सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होती है? एमिटर में ही होती है। ठीक है, उसके बाद इन ट्रांजिस्टर बेस इज, जो बेस बीच वाला रीजन होता है, कहता है इस हैवली डोप्ड, हैवली तो नहीं होगा क्योंकि वो तो एमिटर होता है। लाइटली डोप्ड होगा, है सबसे कम डोपिंग होती है। मॉडरेटली मतलब दोनों के बीच की, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है तो उसमें लाइटली डोपिंग होती है। सबसे कम डोपिंग बेस के अंदर ही रहती है, सबसे ज़्यादा एमिटर में, सबसे कम किस में? बेस में। तो मॉडरेटली किस में हो गई? कलेक्टर में। तो कलेक्टर में मॉडरेटली डोपिंग होती है, ना कम ना ज़्यादा। सिलेक्ट द करेक्ट वन फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, कहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए आपको बताना सिंबल कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, कॉमन बेस का है ये, तो यहाँ पर अंतर क्या है कि इसमें एरो बाहर की तरफ है, इसमें एरो अंदर की तरफ है। देखिए अगर एनपीएन है तो करंट बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर ट्रांजिस्टर, कहता है ट्रांजिस्टर के लिए करेक्ट इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है। तो आई बी क्या है? बेस करंट, आई ई एमीटर करंट, आई सी क्या है यहाँ पर? कलेक्टर करंट। तो कहता है आई बी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई सी, बी कहता है आई सी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई बी, सी कहता है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और डी कहता है आई ई इज इक्वल टू आई सी माइनस आई बी। तो इक्वेशन कौन सी सही है? सी करेक्ट इक्वेशन है भाई, जिसमें एमीटर किसके इक्वल होगा? बेस करंट जमा कलेक्टर करंट। ठीक है, तो एमीटर करंट दोनों के सम के इक्वल होता है, बेस करंट जमा कलेक्टर करंट। तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है भाई 35वां क्वेश्चन, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर सी बी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज, कहता है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। देखिए मान लीजिए ये इनपुट है। ठीक है, ये 0 से शुरू हो रही है यहाँ से, तो कहता है ये इनपुट है और जो आउटपुट है उसमें फेज डिफरेंस बताना है। तो देखिए आउटपुट भी यहीं से शुरू होती है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। कब नहीं होगा? जब कॉमन बेस यूज कर रहे हैं। सी बी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। अब कहता है इन सी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज, कहता है कि मान लो अगर कॉमन एमिटर यूज कर रहे हैं तो ये इनपुट है, तो कहता है आउटपुट में और इनपुट में कितना अंतर होगा? देखिए ये जो आउटपुट आएगी ये रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री। किसके अंदर? सीई के अंदर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पूछी है। कॉमन एमिटर पूछी तो 180 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो यानी सी इसका करेक्ट आंसर है 36 का भाई। अब बात करते हैं, कहता है द डीसी करंट गेन इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई? आई सी गुणा आई ई, आई सी क्या है? कलेक्टर करंट, आई ई एमीटर करंट है। आई सी गुणा आई बी बेस करंट है। सी ऑप्शन कहता है आई सी बटे में आई ई या फिर आई ई बटे में आई सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई सी बटे में आई ई, आई सी बटे में आई ई। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। वैल्यू ऑफ डीसी करंट गेन इज, अल्फ़ा की वैल्यू बतानी, क्या हमेशा 1 से कम रहेगी या हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी या हमेशा 0 होती है या हमेशा इन्फिनिटी होती है? देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अभी अभी पड़ी है आई सी बटे आई ई, और आई ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? आई सी से ग्रेटर देन होती है। आई ई की वैल्यू ऑलवेज क्या है? आई सी से ग्रेटर देन। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी भाई? लेस देन 1। क्या होगी? लेस देन 1। तो हमेशा ही लेस देन 1 होगी अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट वन फॉर सी ई एम्पलीफायर। सी एम्पलीफायर में आपको करेक्ट इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कि जो करंट गेन होता है वो किसके इक्वल होता है? बीटा, यानी आई सी बटे आई। बिल्कुल गलत बात है, तो अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो बी ऑप्शन कहता है बी बीटा इज इक्वल टू आई सी बटे आई बी, ये हो सकता है। फिर सी कहता है बी इज इक्वल टू आई सी माइनस आई बी, नहीं होगा। डी कहता है आई सी गुणा आई सी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ये। तो इसको याद कर लीजिएगा कैसे, कि जो बीटा होता है, देखिए बीटा होता है उसकी इक्वेशन आपको याद करनी है। तो आई सी बटे आई बी क्या है? आई सी बटे आई बी। तो देखिए यहाँ पर भी बी है और ये भी बीटा है, तो बी फॉर बीटा एंड बी फॉर बेस करंट। तो इससे आप याद कर सकते हैं, इसको कन्फ्यूज़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन,
वैल्यू ऑफ बीटा इज ऑलवेज, कहता बीटा की वैल्यू बतानी है, क्या लेस देन 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, जीरो होगी, इनफाइनाइट होगी। तो जीरो और इनफाइनाइट को तो छोड़ ही दीजिए आप, एक बार इनको तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। कहता है क्या लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1। अब ये भी किया है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, IC बटे IB। और बेस करंट हमेशा कम होता है, बेस करंट क्या होता है, बहुत कम रहता है, माइक्रो में होता है। तो ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसकी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 होती है हमेशा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है 40 का, हमेशा वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 1 रहेगी। अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, लेस देन 1। आगे बात करते हैं, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन LC ऑसिलेटर्स, कहता है जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की किस में, LC ऑसिलेटर के अंदर, वो कितनी होती है, किस रिलेशन से दी जाती है। म्यू इक्वल टू 1/1/2 पाई √L/C, म्यू इक्वल टू 2 पाई √LC, या म्यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1/LC, या 1/2 पाई √LC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, LC ऑसिलेटर की हम जब बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी भाई, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर है, इस रिलेशन से हम इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं, रेडियो वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, रेडियो वेव को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, ट्रांसफार्मर। देखिए अगर नहीं आता तो इनके यूज़ देखिए, एम्पलीफायर को हम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ना कि रेडियो वेव प्रोड्यूस करने के लिए। रेक्टिफायर को AC से DC में बदलने के लिए, ट्रांसफर को वोल्टेज स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए। तो बच गया ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हम करेंगे इसको जो है रेडियो वेव प्रोड्यूस करने के लिए, ऑसिलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। 2 PN जंक्शन डायोड प्लेस्ड बैक टू बैक वर्क एज अ PN ट्रांजिस्टर, कहता है 2 PN जंक्शन को हम बैक टू बैक रख दें, ठीक है, तो क्या वो ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगी, PNP ट्रांजिस्टर की तरह बिल्कुल नहीं करेगी भाई, ठीक है, उनमें अंतर रहता है। तो इसका फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बताना आपको क्या रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, बीटा इजक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी भाई, रिलेशन हमेशा बीटा और अल्फा का क्या रहेगा, डी ऑप्शन जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है इन डेसिमल नंबर सिस्टम देर आर डैश नंबर, कहता है डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, डेसिमल में वही 10 होंगे, तभी तो डेसिमल नाम है इसका। तो 5, 6, 7, 10 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर में कितने होते हैं, 10 होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने होंगे, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो कितने होंगे भाई 2 होंगे। तो कहता है इन बाइनरी नंबर सिस्टम देर आर डैश नंबर, कितने नंबर है 1, 2, 5, 10। तो बाइनरी नंबर में हमेशा 2 नंबर होते हैं, और वो नंबर कौन कौन से हैं, या तो 0 है या 1 है, सिर्फ 2 ही नंबर होंगे। इन बाइनरी नंबर द नंबर आर, कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। अभी बताया मैंने कि बाइनरी नंबर में नंबर या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, 2 ही नंबर होते हैं बस ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा, मतलब कहता है कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स बताना, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन डिजिटल सिग्नल देयर आर ओनली डैश लेवल ऑफ करंट और वोल्टेज, डिजिटल सिग्नल में कहता है कि कितने लेवल होते हैं वोल्टेज या करंट के, 1, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखिए जब भी डिजिटल की बात करते हैं तो 2 ही होंगे, कितने होंगे 2 होंगे, या तो लो लेवल होगा या हाई लेवल होगा। वोल्टेज का क्या होगा, या तो लो लेवल होगा या हाई लेवल होगा, बीच का कोई लेवल नहीं होगा। तो डिजिटल सिग्नल हमेशा 2 ही होते हैं, ठीक है, या तो येस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, या लो होगा या हाई होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट दी और गेट, और गेट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए और गेट की जब बात करते हैं तो और गेट में जो है आपको सिलेक्ट करना है A, B और C और D डायग्राम में से। तो देखिए पहला गेट क्या है, नोट गेट है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, एंड गेट है, ये भी नहीं होगा। D ऑप्शन क्या कहता है, कौन सा है, नैंड गेट है, तो ऑप्शन C करेक्ट है, और गेट। और गेट में क्या होगा भाई, देखिए कोई भी प्रकार का गेट है, आउटपुट हमेशा कितनी रहेगी, आउटपुट तो हमेशा 1 होती है। इनपुट जो है और गेट में 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तो मैं डैश डैश कर देता हूँ। तो और गेट में इनपुट जो है 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट आउटपुट हमेशा 1 होएगी। तो इसका C करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर और गेट, और गेट की करेक्ट इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है। ये बुलियन एक्सप्रेशन है भाई, y इक्वल टू A डॉट B, y इक्वल टू A प्लस B, y इक्वल टू A माइनस B, या फिर y इक्वल टू A बार प्लस B बार। तो इसमें करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए y इज इक्वल टू A प्लस B, क्या होगी A प्लस B। तो B ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द सिंबल ऑफ एंड गेट, कहता है एंड गेट का सिंबल बताइए। तो देखिए ये अभी बताया नॉट गेट का, ये तो नहीं है। ये और गेट का अभी भी किया तो एंड गेट तो ये भी नहीं है। ये क्या है भाई, ये तो नैंड गेट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसके अंदर क्या रहता है, देखिए एंड गेट की जब बात करते हैं तो एंड गेट में भी इनपुट जो है वो 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो इस टाइप से होता है एंड गेट। कहता है करेक्ट इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है किसके लिए, एंड गेट के लिए। तो कहता है एंड गेट के लिए करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, ये करेक्ट इक्वेशन होगी एंड गेट के लिए। आगे कहता है सिलेक्ट द सिंबल फॉर नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल बताना है। तो देखिए नॉट गेट की जब बात करते हैं, क्या ये नॉट गेट का सिंबल नहीं, क्यों, क्योंकि नॉट गेट में याद रखना एक ही तो इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। तो ठीक है, तो इसमें ये जो है ये भी नहीं है भाई, क्योंकि इसमें 2 आउटपुट दे रखी हैं, इसमें 2 इनपुट दे रखी हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट क्या है, ये है। इसमें एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, तो नॉट गेट के लिए करेक्ट सिंबल ये है। कहता है सिलेक्ट करनी है आपको, बूलियन एक्सप्रेशन सिलेक्ट करना है नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट का मतलब क्या है, जो आपने इनपुट दिया उसकी उल्टी मिलेगी। उल्टी का मतलब बार, आपने 0 दी है तो 1 मिलेगा, 1 दी है तो 0 मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 55 का क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है इक्वेशन फॉर नैंड गेट इज, नैंड गेट की इक्वेशन क्या है। तो y इजकल टू ए बार प्लस बी बार, y इजकल टू ए डॉट बी का होल बार, y इजकल टू ए प्लस बी का होल बार, और y इजकल टू ए माइनस बी का होल बार। तो इसमें देखिए नैंड गेट से पहले एंड गेट लिखिए। एंड गेट की क्या थी, ये ए डॉट बी। नैंड का मतलब नोट और लगा दिया, नोट लगा दिया तो ए डॉट बी के ऊपर बार, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज। कहता है नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए। तो पहले और गेट का लिख लेते हैं। और गेट क्या है, ए प्लस बी, तो इसके आगे नॉट गेट और लगा दिया। नॉट का मतलब इसकी आउटपुट बदल दी इसने, तो ए प्लस बी का होल बार। तो कौन से ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सोर गेट। एक्सोर गेट के लिए बताना है कि बूलियन एक्सप्रेशन कौन सा होगा। y इजकल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, y इजकल टू ए बी बार प्लस ए बी, या फिर y इजकल टू ए बी बार माइनस ए बार बी, या y इजकल टू ए बार बी माइनस ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये इसका एक्सोर की जो है बूलियन एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट के लिए क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन। तो y इजकल टू ए बी बार का y इजकल टू ए बी बार प्लस ए बी, y इजकल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर y इजकल टू ए बी बार माइनस ए बी, या y इजकल टू ए डॉट बी माइनस ए बार बी डॉट बी बार डी। देखिए माइनस वाला तो नहीं होगा ये अभी हमने किया। एक्स किसका होता है, एक्सोर का होता है। तो एक्स नोर का कौन सा बच गया, ए ऑप्शन। तो एक्स नोर का होता है ए बी बार प्लस ए बी। अब बात करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा। तो देखिए डी मॉर्गन्स जो थ्योरम है उसके अनुसार कहता है क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का होल बार इजकल टू ए बार डॉट बी बार, या फिर कहता है ए बी बार का होल बार ए बार प्लस बी बार, या बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो देखिए बूलियन के अकॉर्डिंग दोनों ही सही है भैया। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन में जो है डी मॉर्गन थ्योरम में दोनों ही थ्योरम होती हैं ये, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, ऑल ऑफ दिस। एलिमेंट बताने हैं किसके, कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर भी होता है, कम्युनिकेशन चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है, ऑल ऑफ दिस। यानी जिसको मैसेज भेजना है वो भी होता है, मैसेज भेजने वाला भी होता है, मैसेज प्राप्त करने वाला भी होता है, जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है यानी कम्युनिकेशन चैनल वो भी होता है। तो तीनों ही होते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, द डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। कहता है वो डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। जैसे मान लो ये साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल से साउंड में कर सकता है, ईटीसी। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसड्यूसर आर। एग्जाम्पल बताने ट्रांसड्यूसर के कौन से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइक्रोफोन, फोटो डिटेक्टर, लाउड स्पीकर, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही भाई क्या है, एग्जाम्पल है किसके, ट्रांसड्यूसर के। ठीक है, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। कहता है कि जो हमारा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ में लॉस होना कब, जब वो प्रोपेगेट करता है कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटीन्यूएशन। क्या बोलते हैं, उससे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को एटीन्यूएशन बोलते हैं कि हमारे सिग्नल में क्या हो गया, एटीन्यूएट हो गया। ठीक है, लॉस हो गया कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ का। आगे है लेटर्स प्रिंटेड इन अ बुक इज एग्जाम्पल ऑफ। कहता है जो लेटर प्रिंट होते हैं हमारी बुक में वो किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग सिग्नल का,
डिजिटल सिग्नल का, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखिए जो लेटर्स प्रिंटेड होते हैं वो डिजिटल सिग्नल का है, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते ना वो, तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, तो डिजिटल सिग्नल का वो क्या है, एग्जाम्पल है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर्स आर एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, या फिर बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें क्या होता है, गाइडेड में क्या होगा, एक ही तो ट्रांसमीटर होगा, एक ही रिसीवर होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम क्या करते हैं, वायर को पहुंचाते हैं, तो एक गाइडेड है, ठीक है, गाइडेड है, अनगाइडेड नहीं है। अनगाइडेड में क्या होता है कि ट्रांसमीटर एक होता है, रिसीवर बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। जैसे हम क्या करते थे, पहले टेलीफोन यूज़ करते थे ना घरों में, लैंडलाइन, तो लैंडलाइन क्या है, गाइडेड है, ठीक है, उसमें एक ही ट्रांसमीटर होता है, एक ही बात करने वाला होता है, रिसीवर भी एक ही होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ FM ब्रॉडकास्टेज, कहता है जो FM ब्रॉडकास्ट है उसका फ्रीक्वेंसी बैंड कितना रहता है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, 88 से 108 हर्ट्ज, 420 से 890 मेगाहर्ट्ज, या 420 से 890 मेगाहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 88 से 108 मेगाहर्ट्ज में रहेगा, ठीक है। तो एन मेगा में कितने होते हैं, 10⁻6 हर्ट्ज इसमें, ठीक है। तो देखिए जो FM चैनल होते हैं वो 88 से शुरू होते हैं, आप सुनते हैं ना कि आप सुन रहे हैं FM चैनल नंबर 92.1 मेगाहर्ट्ज, तो इसकी जो रेंज होती है 88 से शुरू होती है, 108 तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द ऑप्टिकल फाइबर फॉर कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज, या 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज, या 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई सी, 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज तक यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स को। लेंथ ऑफ हर्ज एंटीना, जो हर्ज एंटीना उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है भाई, डैश ऑफ रेडियो सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड। तो कहता है जो लेंथ है किसकी, हर्ज एंटीना की, वो होती है λ/4 के इक्वल, किसके इक्वल होती है, λ/2, ठीक है, λ/2 के इक्वल रहेगी, ठीक है। हर्ज क्या होती है, λ/2 के इक्वल होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है कि जो हर्ज एंटीना होती है उसकी लेंथ λ/2। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, कौन सी वेवलेंथ, उस सिग्नल की वेवलेंथ जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे लेंथ ऑफ मार्कोनी एंटीना, जो मार्कोनी एंटीना है उसकी लेंथ कितनी होती है, देखिए मार्कोनी एंटीना की लेंथ होती है λ/4, कितनी होती है, λ/4। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको जो है वेवलेंथ जो है वो 1000 मीटर है, वेवलेंथ कितनी है, मान लेते हैं 1000 मीटर वेवलेंथ है, इसको आपको ट्रांसमिट करना है, तो कितना ऊंचा एंटीना चाहिएगा, अगर मार्कोनी है तो 4 से डिवाइड कर दे, मीन्स 250 मीटर आपको ऊंचा एंटीना लगाना पड़ेगा। अगर मान लो वो हर्ज एंटीना है तो 2 से डिवाइड कर दो, उस केस में 500 मीटर आपको ऊंचा लगाना पड़ेगा एंटीना, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या ऐसे है ये रिलेशन। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वी कैन रिड्यूस साइज ऑफ एंटीना, कहता है क्या अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो इससे क्या होगा कि साइज ऑफ एंटीना घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, साइज ऑफ एंटीना घट जाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, C/λ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, लैम्डा को आप लिख सकते हैं C/ν, तो जितना आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे लैम्डा क्या होगा, कम होगा, लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज हो गया, और लैम्डा डिक्रीज होने से क्या होगा, लेंथ ऑफ एंटीना भी तो डिक्रीज होएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, वेवलेंथ घट जाएगी, वेवलेंथ घटने से लेंथ ऑफ एंटीना भी घट जाती है। तो ये ट्रूथ स्टेटमेंट। अगली है डीमोडुलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, ट्रू और फॉल्स। कहता है डीमोडुलेशन रिवर्स प्रोसेस है किसकी, मॉड्यूलेशन की, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग, कहता है जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन बीइंग की वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 टेराहर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20 गीगाहर्ट्ज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज आएगा, ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आप बोल सकते हो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव लाइज बिटवीन, कहता है जो AM वेव का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो किसके बीच में लाई करता है, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 0 and 1। करेक्ट आंसर है 0 and 1। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 0 और 1 के बीच उसकी वैल्यू लाई करती है। ट्रोपोस्फियर लाइज फ्रॉम, कहता है जो ट्रोपोस्फियर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, सरफेस से, यानी 0 से 5 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर, या 20 से
30 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0 से 10 किलोमीटर। तो यानी सरफेस से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई ट्रोपोस्फियर है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम, स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 10 किलोमीटर। यहाँ तो ट्रोपोस्फियर है 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 30 या 50 से 100। बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 से 50 किलोमीटर तक क्या है भाई? स्ट्रेटोस्फियर है। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मेसोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम, जो मेसोस्फीयर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? ठीक है, तो 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 65, 65 से 400। तो जो मेसोस्फीयर है भाई 50 से 65 किलोमीटर तक का है। ठीक है, 50 से 65 किलोमीटर। कहता है आयनोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम, आयनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से 10, 10 से 50, 50 से 65 या 65 से 400। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक बार थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। देखिए, ये मान लीजिए सरफेस है, सरफेस से 10 किलोमीटर तक तो होता है ट्रोपो, उसके बाद 50 किलोमीटर, 10 से 50 कितना होगा? स्ट्रेटो। उसके बाद 50 से 65 तक होता है मीजो। क्या होता है मीजो? 65 से ऊपर क्या होएगा? आइनो। क्या होएगा? आइनोस्फीयर। ठीक है, आगे ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर किस रीजन में पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में या आइनोस्फीयर में? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। किस रीजन में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कहता है द रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रू और फॉल्स? कहता है रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है भाई। रेडियो वेव क्या है? जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज फ्रॉम, फ्रीक्वेंसी बतानी है रेडियो वेव की कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज से 10,000 मेगा हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज या 100 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन सिग्नल वेव हैव द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, जो टेलीविजन सिग्नल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 1 मेगा हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज, 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज या फिर 1 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, 54 किलो हर्ट्ज से 890 किलो हर्ट्ज। तो इसका बी करेक्ट आंसर रहेगा 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज तक टेलीविजन सिग्नल की रेंज रहती है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, द लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू विच सिग्नल यूजिंग स्काई वेव कैन बी ट्रांसमिटेड इज। कहता है कि वो लिमिट बतानी फ्रीक्वेंसी की जिसमें हम स्काई वेव के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। 1 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज, 1.5 मेगा हर्ट्ज से 40 मेगा हर्ट्ज या 40 मेगा हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर 1.5 मेगा हर्ट्ज टू 40 मेगा हर्ट्ज, यानी इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम स्काई वेव प्रोपेगेशन के द्वारा प्रोपेगेट करवा सकते हैं। तो ये यूनिट भी आपकी खत्म हो गई। तो देखिए मैंने आपको